न्यूज, सच जरूरी है। नमस्कार दर्शकों, मैं हूं मीनल और आप देख रहे हैं MNS न्यूज टीवी। स्वागत है आपका शाम की खबरों में। ब्रेक के बाद डालते हैं नजर आज की बड़ी हेडलाइंस पर। भारत पाकिस्तान के सीज फायर के बीच UN की अपील, कहा उम्मीद है कि दोनों पक्ष। गाजा के लोगों को भूखा मारना चाहता है इजराइल, UN ने लगाए गंभीर आरोप। मैं तुर्की में पुतिन के आने तक करूंगा इंतजार, यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की का बयान। अब देखते हैं खबरों को विस्तार से। संयुक्त राष्ट्र यानी UN के महासचिव एंटोनियो गुटरेस के प्रवक्ता स्टीफन दुजारिक ने मंगलवार को कहा है कि भारत और पाकिस्तान के बीच सीज फायर के लिए सहमति बनने के बाद हम बेहतर स्थिति में हैं। भारत और पाकिस्तान के बीच कई दिनों तक चले सैन्य तनाव और झड़प के बाद दोनों देशों के बीच सीज फायर हो गया और सीमा पर शांति है। भारत के सशस्त्र बलों की कड़ी कार्रवाई ने कुछ ही समय में पाकिस्तान को घुटनों पर ला दिया। इसके बाद पाकिस्तान की मिन्नतों पर भारत ने सीज फायर पर हामी भर दी। अब भारत पाकिस्तान के बीच इस समझौते पर संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटरेस के प्रवक्ता की ओर से बयान जारी किया है। प्रवक्ता ने कहा है कि उम्मीद है कि दोनों देश इस अवसर का लंबित मुद्दों से निपटने के लिए इस्तेमाल करेंगे। भारत और पाकिस्तान बीच सीज फायर और सभी तरह की सैन्य कार्रवाई को रोके जाने के फैसले पर UN महासचिव के प्रवक्ता ने कहा कि हम बेहतर स्थिति में हैं। प्रवक्ता स्टीफन दुजारिक ने कहा, भारत और पाकिस्तान के बीच बनी सहमति कायम है। मुझे लगता है कि हम पहले के मुकाबले अभी बेहतर स्थिति में हैं। उम्मीद है कि ये सीज फायर कायम रहेगा। हम उम्मीद करते हैं कि भारत और पाकिस्तान दोनों ही देश इस मौके का इस्तेमाल अपने कई आपसी लंबित मुद्दों को सुलझाने के लिए करेंगे। अब आगे बढ़ते हुए डालते हैं नजर अगली खबर पर। संयुक्त राष्ट्र ने इजराइल पर गाजा में जानबूझकर मानवीय संकट थोपने का आरोप लगाया। खाद्य सहायता बाधित होने से भूखमरी का खतरा बढ़ा है। UN ने तत्काल कार्रवाई की मांग की है, जबकि इजराइल ने आरोप खारिज किए हैं कि संयुक्त राष्ट्र के शीर्ष मानवीय अधिकारी टॉम फ्लेचर ने मंगलवार को इजराइल पर गाजा में जानबूझकर और बेशर्मी से अमानवीय हालात थोपने का गंभीर आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि इजराइल की कार्रवाइयों से गाजा में भूखमरी का खतरा बढ़ गया है। ये गाजा युद्ध के दौरान किसी उच्च स्तरीय UN अधिकारी का सबसे सख्त बयान है। फ्लेचर, जो UN ऑफिस फॉर द कोऑर्डिनेशन ऑफ ह्यूमैनिटेरियन अफेयर्स के प्रमुख है, उन्होंने सिक्योरिटी काउंसिल को बताया कि पिछले 10 हफ्तों से इजराइल ने गाजा में सभी मानवीय सहायता रोक दी है। देखते हैं अब अगली खबर। यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की रूस के साथ युद्ध विराम पर वार्ता करने को तैयार हो गए। उन्होंने इस हफ्ते तुर्की में पुतिन का आखिरी पल तक वार्ता के लिए इंतजार करने की बात कही। यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की का बड़ा बयान सामने आया। उन्होंने मंगलवार को कहा कि रूस के साथ 3 साल से अधिक समय से यूक्रेन जंग लड़ रहा है। उन्हें पहली बार पुतिन के आमने सामने होकर वार्ता का इंतजार है। जेलेंस्की ने कहा कि रूस यूक्रेन युद्ध के बारे में आमने सामने बातचीत करने के लिए तुर्की के राजधानी अंकारा में रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन का आखिरी पल तक इंतजार करेंगे। बता दें कि पुतिन ने कुछ दिन पहले जेलेंस्की को 15 मई के लिए रूस यूक्रेन युद्ध पर बिना किसी पूर्व शर्त के वार्ता का ऑफर दिया था, जिसे जेलेंस्की ने स्वीकार कर लिया था। जब जेलेंस्की तुर्की पहुंचने वाले हैं, मगर अभी तक पुतिन ने ये नहीं बताया कि वार्ता में शामिल होंगे या नहीं। जबकि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने युद्ध रोकने के वॉशिंगटन के प्रयासों के तहत दोनों पक्षों से वार्ता में शामिल होने का आग्रह किया। अगर इस वार्ता में पुतिन खुद शामिल होते हैं तो युद्ध शुरू होने के बाद ये पुतिन और जेलेंस्की के बीच पहली आमने सामने की बैठक होगी। जेलेंस्की ने कीव के संवाददाताओं से कहा कि वो वार्ता करने के लिए बृहस्पतिवार को अंकारा में होंगे। उन्होंने कहा कि वो तुर्कियों के राष्ट्रपति रजब तैयब एर्दोआन से मिलने की योजना बना रहे हैं और वो दोनों पुतिन के आने का इंतजार करेंगे। जेलेंस्की ने कहा कि यदि पुतिन बैठक के लिए इस्तांबुल को चुनते हैं तो दोनों नेता वहां जाएंगे। अब डालते हैं नजर अगली खबर पर। कनाडा के नए प्रधानमंत्री मार्क कार्नी ने अपनी मंत्रिमंडल में बड़ा फेरबदल किया है। उन्होंने भारतीय मूल के आनंद को अपना नया विदेश मंत्री नामित किया। उनके इस फैसले भारत कनाडा के रिश्तों में सुधार की गुंजाइश को बढ़ा दिया है। कनाडा के नए प्रधानमंत्री मार्क कार्नी ने मंगलवार को अपनी कैबिनेट में बड़े फेरबदल की घोषणा की, जिसमें भारतीय मूल की अनीता आनंद को उन्होंने अपना नया विदेश मंत्री नामित किया। उन्होंने ये घोषणा एक नई पुनर्विचारित लिबरल सरकार के गठन के दौरान की। इस साल की शुरुआत में जस्टिन ट्रूडो की जगह लेने वाले और पिछले महीने चुनाव जीतने वाले कार्नी ने आनंद को विदेश मंत्री नियुक्त किया। उन्होंने मेलानी जीली को जगह ली, जो उद्योग मंत्री बनी।
भारतीय मूल के आनंद को विदेश मंत्री नामित किए जाने से भारत और कनाडा के रिश्तों में सुधार की उम्मीदें बढ़ गई है। बता दें कि आनंद ने इससे पहले कनाडा के रक्षा मंत्री सहित कई भूमिकाएं निभाई है। कनाडा और संयुक्त राज्य अमेरिका के बीच व्यापार युद्ध के समय फ्रांसवा फिलिप शैंपेन ने वित्त मंत्री के रूप में अपना पद बरकरार रखा, जबकि डोमिनिक लेब्रॉन अमेरिकी व्यापार मंत्री बने। कार्नी ने कनाडा के प्रति अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा दिखाए गए आक्रामकता का सामना करने का वादा करके प्रधानमंत्री का पद जीता, जबकि एक अर्थशास्त्री के शांत व्यवहार को बनाए रखा, जिसने कनाडा और यूनाइटेड किंगडम दोनों के केंद्रीय बैंकों का नेतृत्व किया है। अब देखते हैं हमारी अगली खबर। आतंकवाद पर अमेरिका की कलई पूरी दुनिया के सामने खुल गई है। पाकिस्तान के प्रायोजित आतंकवाद पर अमेरिका चुप्पी साध गया। उसके प्रवक्ता मूल सवाल का जवाब टालकर सीज फायर की बात करने लगे। आतंकवाद पर अमेरिका का दोहरा चरित्र दुनिया के सामने आया। पाकिस्तान के आतंकवाद पर पूछे गए एक सवाल पर अमेरिका ने चुप्पी साध ली और इस सवाल का जवाब देने के बजाय उसके प्रवक्ता भारत पाकिस्तान के सीज फायर पर बात करने लगे। बता दें कि यह सवाल पूछा गया था कि क्या अमेरिका को पाकिस्तान के साथ बातचीत के दौरान कोई आश्वासन या प्रतिबद्धता मिली है कि पाकिस्तान अपने आतंकी ढांचे को खत्म करेगा या देश में आतंकी समूहों का समर्थन करना बंद कर देगा। इस पर अमेरिकी विदेश विभाग के उप प्रधान प्रवक्ता टॉमी पिगॉट ने कोई जवाब नहीं दिया, बल्कि वो सीज फायर पर बात करने लगे। टॉमी ने मूल सवाल का जवाब टालते हुए कहा, मैं केवल ये दोहरा सकता हूं कि हम इस सप्ताहांत भारत और पाकिस्तान के बीच हुए युद्ध विराम का स्वागत करते हैं। हम दोनों प्रधानमंत्रियों की शांति का मार्ग चुनने के लिए सराहना करते हैं। हम दोनों पक्षों के बीच सीधे संवाद को भी प्रोत्साहित करना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि शांति का रास्ता चुनने के लिए प्रधानमंत्री मोदी और शरीफ की सराहना करते हैं। जैसे कि राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा कि उनका निर्णय शक्ति, बुद्धिमत्ता और धैर्य को दर्शाता है। हम दोनों पक्षों से क्षेत्रीय स्थिरता को बनाए रखने के लिए सीधा संवाद बनाए रखने का आग्रह करते हैं। अब चलिए आगे बढ़ते हुए डालते हैं नजर अगली खबर पर। शरद पवार के बयान के बाद जहां राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के दोनों गुट के संभावित विलय की चर्चाओं ने जोर पकड़ लिया है, वहीं पूर्व गृह मंत्री और शरद पवार गुट के वरिष्ठ नेता अनिल देशमुख ने चर्चाओं पर सफाई दी है। उन्होंने राजनीतिक उथल पुथल पर कुछ प्रकाश डालते हुए स्पष्ट किया कि पार्टी स्तर पर इस तरह की कोई चर्चा नहीं हो रही, ये चर्चाएं केवल मीडिया में हो रही है। इससे पहले शरद पवार ने कहा था कि अगर एनसीपी के दोनों धड़े एक साथ आ जाए तो इसमें कोई आश्चर्य नहीं होगा। इसमें एकीकरण की संभावना के बारे में गर्मागर्म राजनीतिक चर्चाएं शुरू हो गई। हालांकि अनिल कपूर ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि वास्तव में राजनीतिक स्तर पर कोई चर्चा शुरू नहीं हुई है। अजित पवार गुट कह रहा है कि ये जानकारी शरद पवार गुट की ओर से फैलाई जा रही है, लेकिन मैं ये स्पष्ट कर दूं कि ये चर्चा केवल मीडिया में ही है। पत्रकारों के मन में आखिर क्या है, ये सवाल पूछे जाने पर अनिल देशमुख ने व्यंग्यात्मक अंदाज में जवाब दिया। करीब आइए मैं आपके कान में बताऊंगा। उनके हल्के फुल्के जवाब से श्रोताओं में हंसी की लहर दौड़ गई, लेकिन साथ ही राजनीतिक गलियारों में नई चर्चाएं भी शुरू हो गई। अब देखते हैं अगली खबर। हर के मिर्जा नगर इलाके में बुधवार की आधी रात को शॉर्ट सर्किट की वजह से भीषण आग लग गई, जिसमें 5 घर पूरी तरह से जलकर खाक हो गए। इन घरों में रखे कपड़े, चप्पल, बर्तन, गहने और नकदी सहित सारा सामान जल गया। पीड़ित परिवार कपड़े और चप्पल का छोटा व्यवसाय करते हैं, इसलिए उनके घरों में रखा स्टॉक भी जलकर नष्ट हो गया। इस हादसे में सौभाग्य से किसी की जान नहीं गई, लेकिन आर्थिक नुकसान बेहद भारी है और ये भी परिवार बेघर हो गए हैं। इस घटना की जानकारी मिलते ही किसान नेता रविकांत तुपकर मौके पर पहुंचे और पीड़ित परिवारों से मुलाकात की। उन्होंने उन्हें हर संभव सहायता का आश्वासन दिया। तुपकर ने महावितरण के अधीक्षण अभियंता और तहसीलदार से फोन पर चर्चा पर तत्काल पंचनामा करने और सहायता प्रस्ताव भेजने के निर्देश दिए। रविकांत तुपकर ने सरकार से मांग की है कि इस घटना को विशेष मामला मानते हुए 5 परिवारों को पर्याप्त मुआवजा और पुनर्वास सहायता तत्काल प्रदान की जाए। उन्होंने कहा कि इन परिवारों की रोजी रोटी का जरिया भी इस हादसे में समाप्त हो गया है, इसलिए सरकारी मदद नितांत आवश्यक है। बुलढाणा शहरातील मिर्झानगर परिसरातल्या 5 घरांना या ठिकाणी शॉर्ट सर्किटमुळे आग लागलेली आहे आणि संपूर्ण 5च्या 5 घरं उद्ध्वस्त झालेले, जळून खाक झालेले। फक्त माणसं वाचले आणि माणसांच्या अंगावरचे कपडे तेवढे राहिलेले, बाकी पूर्ण घरातलं सामान। हे छोटे व्यावसायिक होते, त्यांच्या घरामध्ये कोणाचा चपलांचा माल होता, कोणाच्या घरात कपडे होते आणि घरातलं पूर्ण सामान, घरात असलेली कॅश, सोनं बिनं सगळं त्या ठिकाणी जळून खाक झालेलं आहे। शासनाला आमची विनंती आहे की विशेष बाब म्हणून या 5 कुटुंबाला शासनाने भरीव स्वरूपाची मदत केली पाहिजे
आणि महावितरणच्या चुकीमुळे शॉर्ट सर्किटमुळे झालेलं आहे. त्यामुळे महावितरणने या 5 कुटुंबांना मदत केली पाहिजे अशी आमची मागणी आहे. माननीय मुख्यमंत्र्यांनी या 5 कुटुंबाला विशेष बाब म्हणून मदत करावी ही सगळ्या नागरिकांच्या वतीनं आमची त्यांना विनंती आहे. बोलो। मेरा नाम रफीक शाह दरबार शाह, इकबाल नगर मिर्जा नगर में रहता हूँ मैं। हमारे घर पूरे जल गए 5 जनों के, पाँच परिवार 5 घर। और मेरा इसका बिजनेस है, चपला का धंधा करता हूँ बाजार के अंदर। मेरा चपला का माल पूरा और पूरा घर का पूरा सामान कुछ भी बाकी नहीं रहा। मेरा नाम यूनुस खान नसरुल्ला खान है। यहाँ पर हम 20-25 सालों से रहते हैं। रात में 1 बजे रात को शॉर्ट सर्किट हुआ है। शॉर्ट सर्किट की वजह से 5 घर जलकर खाक हो गए। जानी नुकसान नहीं हुआ, सिर्फ माली नुकसान हुआ। लेकिन हमारी सरकार से ये विनंती है कि हम 5 घरों की मदद करी जाए। मेरा नाम मोहम्मद सुहेल मोहम्मद कलीम है। मैं यहाँ पर पिछले 12 साल से रहता हूँ। कल रात शॉर्ट सर्किट के कारण हम सबके घर जल चुके हैं। हम यहाँ पर 5 फैमिली रहते हैं। हमें शासन से सिर्फ इतना ही चाहिए कि हमें जो नुकसान हुआ है उसका मुआवजा हमें मिले। अब आगे बढ़ते हुए डालते हैं नजर अगली खबर पर। रायगढ़ जिला दहलुठा रायगढ़ के सुधागढ़ परली में चौंकाने वाली घटना हुई। सुधागढ़ तालुका के परली गांव में युवती की हत्या। परली स्थित ओसवाल अस्पताल में काम करने वाली एक युवती पर उसके प्रेमी ने कोयते से हमला कर दिया। हमले में जवान लड़की की मौत हो गई। युवती की मौत के बाद युवक ने भी फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। प्रेम प्रसंग के चलते हत्या की बात सामने आई है। पाली पुलिस स्टेशन के अंतर्गत घटना की जांच शुरू हो गई है। अब देखते हैं अगली खबर। भूषण गवई के शपथ ग्रहण पर अमरावती में जश्न का माहौल। देश के 52वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में आज न्यायमूर्ति भूषण गवई ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के समक्ष पद की शपथ ली। इस ऐतिहासिक पल ने न सिर्फ देश बल्कि उनके गृहनगर महाराष्ट्र के अमरावती में उत्सव जैसा माहौल बना दिया। जैसे अमरावती जिला न्यायालय के बारे में एसोसिएशन में शपथ ग्रहण समारोह का सीधा प्रसारण शुरू हुआ। वकीलों की आंखों में गर्व और उत्साह की चमक दिखी। शपथ पूरी होते ही ढोल ताशों की गूंज ने 7 वकीलों ने जोरदार जश्न मनाया। मिठाइयां बांटी गई और न्यायमूर्ति गवई की उपलब्धि पर हर चेहरा मुस्कान से खिला नजर आया। वरिष्ठ वकील वासुदेव नवलानी भावुक होकर बोले, हम सब ने उन्हें साधारण कपड़ों में देखा है, लेकिन आज वो देश की न्यायपालिका के सबसे बड़े पद पर बैठे हैं। वकील प्रशांत देशपांडे ने कहा, आज का दिन हमारे लिए दिवाली से कम नहीं। एक साधारण साधे वकील का सीजेआई बनना सिर्फ अमरावती नहीं पूरे महाराष्ट्र के लिए गर्व का क्षण है। जब वे वकालत करते थे तब कई वकील उनके साथ कोर्ट में रहते थे। आज उन्हें देश की सर्वोच्च न्यायिक कुर्सी पर देखकर सभी भावुक हो उठे। अमरावती की गलियों में आज सिर्फ एक ही नाम गूंज रहा है, भूषण गवई। हर कोना इस बात पर गर्व कर रहा है कि उनके बीच से निकला एक संघर्षशील बेटा अब देश की न्याय व्यवस्था का नेतृत्व कर रहा है। बार एसोसिएशन के सदस्यों ने कहा, आज का दिन इतिहास में सुनहरे अक्षरों में लिखा जाएगा, क्योंकि आज हमारी माटी का बेटा देश का न्यायाधीश बना है। आगे बढ़ते हुए डालते हैं अगली खबर पर नजर। शहर में मंगलवार देर रात एक भीषण आग की घटना में 3 घर पूरी तरह जलकर खाक हो गए। प्रारंभिक जानकारी के अनुसार आग लगने की वजह शॉर्ट सर्किट मानी जा रही है। गनीमत रही कि समय रहते घर में मौजूद सभी लोग बाहर निकल गए, जिससे कोई जनहानि नहीं हुई। प्रत्यक्षदर्शी के अनुसार इतनी तेजी से फैली कि लोगों की समझ में कोई मौका नहीं मिला। देखते ही देखते तीनों घरों को आग ने अपनी चपेट में ले लिया। घटना की जानकारी मिलते ही बुल्ढाना नगर परिषद और चिखली नगर परिषद की दमकल गाड़ियां मौके पर पहुंची। दमकल कर्मियों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया और उसकी लपटों को अन्य घरों तक फैलने से रोक दिया। हालांकि तब तक तीनों मकान पूरी तरह जल चुके थे और लाखों रुपए का सामान आग की भेंट चढ़ गया था। स्थानीय नागरिकों ने भी आग बुझाने में दमकल कर्मियों की मदद की। प्रशासन ने घटनास्थल का पंचनामा तैयार करने की प्रक्रिया शुरू कर दी। वहीं पीड़ित परिवारों को तत्काल राहत के तौर पर अस्थायी सहायता प्रदान की गई। प्रशासन द्वारा आगे की जांच जारी है और नुकसान का आकलन किया जा रहा है। इस घटना ने क्षेत्र में दहशत का माहौल पैदा कर दिया और लोगों ने बिजली विभाग से समय समय पर वायरिंग की जांच कराने की मांग की है, ताकि भविष्य में ऐसी घटनाओं से बचा जा सके। दर्शकों, फिलहाल एक वक्त हो गया है ब्रेक का। ब्रेक के बाद लौटेंगे और जानेंगे देश दुनिया की तमाम खबरें। तब तक के लिए आप देखते रहिए सिर्फ और सिर्फ MNS न्यूज टीवी। नमस्कार।